आज मला असं वाटतं की 11 वर्ष आज हा कोकण महोत्सव इथे साजरा होतोय आणि आपण देखील आपला सर्वांचा उत्साह आणि आशीर्वाद अशा सर्व महोत्सवांना लाभतो आहे. त्याबद्दल आपणा सर्वांचा धन्यवाद. मला फक्त आपल्याला एवढीच गोष्ट आता सांगायची आहे. रात्र वैरायची आहे. गाफील राहू नका. आजूबाजूला लक्ष ठेवा. ज्या प्रकारचं आता राजकारण सुरू आहे आणि मुंबईवरती ज्या प्रकारचा डोळा आहे, ज्या प्रकारचं राजकारण आता ज्या प्रकारे हे मतदार याद्या आणि याच्यातनं जे सुरू आहे याच्यावरती लक्ष ठेवावं. आपल्या आजूबाजूला कोण मतदार खरे आहेत खोटे आहेत याच्यावर देखील तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे, आवश्यक आहे. मी आपल्याला एकच गोष्ट सांगतो की मराठी माणसासाठी म्हणून ही येणारी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही शेवटची महानगरपालिकेची निवडणूक असेल. जर आपण गाफील राहिलो तर हातातनं गेली म्हणून समजा आणि त्याच्यानंतर जे थैमान सुरू होतील या लोकांचे ते मग ते कोणालाच आवरता येणार नाही. मला फक्त आपल्याला विनंती एवढीच करायची आहे, कुठेही गाफील राहू नका. धन्यवाद. पण याचा प्लॅन काय तो लक्षात ठेवा. आता जे नवीन विमानतळ केलंय हे आत्ता आपलं जे सांताक्रूजचं विमानतळ आहे छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळ अंधेरी सांताक्रूजचं, इकडनं आता ते आहे अडाणीच्या हातात. इकडनं सगळी ऑपरेशन्स आता हळूहळू कमी करणार आणि सगळी तिकडे नेणार नवी मुंबईला. इकडचा सगळा कार्गो काढणार आणि तो वाढवणला नेणार. आणि मग ती संपूर्ण जमीन अख्खी एकदा काहीतरी गुगल मॅप वर जाऊन बघा केवढी आहे ती, आणि मग ती अदानीच्या घशात घालणार. नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है. मैं द्विजेंद्र तिवारी. तो अभी आपने 2 वीडियो देखे बैक टू बैक जिसमें राज ठाकरे कुछ कह रहे हैं. अब ये अलग बात है कि राज ठाकरे के भाषण तो बहुत प्रभावी होते हैं लेकिन उनकी बात कोई सुनता नजर नहीं आता. लेकिन हम आपको पहले बता दें, जो लोग मराठी नहीं समझते हैं उनके लिए, कि पहले वीडियो में वो कह रहे हैं कि लोगों को, यानी मराठी जो भाषी हैं मुंबई और आसपास, उन्हें गाफिल नहीं रहना चाहिए, यानी उन्हें हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोगस वोटिंग के जरिए या जो दुबार जो वोटिंग कहते हैं, डबल वोटिंग कहते हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी पिछले काफ़ी समय से मुहिम चलाए हुए हैं. और उसी चीज़ को लेकर के 1 नवंबर को जो एक मोर्चा निकला था, सत्याचा मोर्चा, जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने भी हिस्सा लिया था, वह उसी ओर इशारा कर रहे हैं. वह कह रहे हैं कि भाजपा किसी भी तरह से मुंबई महानगर पालिका में अपना कब्जा जमाना चाहती है, अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहती है. तो ये तो पहले वीडियो का सार है जिसमें वो लोगों से अलर्ट रहने की बात कह रहे हैं. दूसरा वीडियो 1 महीने पुराना है, जब उन्होंने मुंबई का एक उपनगर है गोरेगांव, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच कहा. उन्होंने कहा कि हर चीज में अदानी घुसे हुए हैं और मुंबई का एयरपोर्ट तो है ही है, अब जो नवी मुंबई का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वह भी अदानी के कब्जे में है. तो उनका इशारा यह है कि यह सारी कोशिश इस बात को लेकर के है कि जब नवी मुंबई का एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तब जो मुंबई का जो एयरपोर्ट है, जो जिसे हम मुंबई के लोग सहार एयरपोर्ट कहते हैं या सांता क्रूज एयरपोर्ट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा चंक है जमीन का. उस जमीन पर अदानी ग्रुप की नजर लगी है. समय समय पर राज ठाकरे जो हैं वो अदानी को लेकर इस तरह की बातें कहते रहे हैं, लेकिन उनकी बात जो है, उनके जो नीतियां हैं, उनके बीच में दब जाती है.
राज ठाकरे का नाम सिर्फ इसलिए होता है कि वह हिंदी भाषियों और हिंदी के खिलाफ बोलते रहते हैं और इसीलिए उनका नाम इन चीजों के लिए ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन अगर उनकी बात पर गौर करें तो इस बात में तो दम है कि मुंबई की जो बेशकीमती जमीन है उस पर कुछ लोगों की नजर तो है। उसमें सबसे आगे अदानी है। आपको बता दें कि अदानी 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट मुंबई में चला रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है धारावी का। आपको पता है कि धारावी पूरी दुनिया में सबसे कुख्यात झोपड़पट्टी है और ऐसा बताया जाता है कि धारावी के रीडेवलपमेंट के नाम पर अदानी की झोली में लगभग 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जमा हो जाएगी। अब सोचिए इतनी भारी रकम, जैसे पूरे महाराष्ट्र का जो बजट है वही करीब 7-7.25 लाख करोड़ का है और अकेले अदानी का धारावी प्रोजेक्ट जो है उन्हें 2 लाख करोड़ की जो है रकम दे देगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है मुंबई का जो दूसरा उपनगर है गोरेगांव। वहां पर एक मोतीलाल नगर है जो बहुत बड़ा एक इलाका है। वहां भी लगभग 36,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है। इसके अलावा बांद्रा रिक्लेमेशन में भी कई हजार करोड़ का एक प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है। तो ये तो 3 बड़े बड़े हैं। छोटे छोटे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो अदानी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो इससे जो विपक्षी दल हैं जिनमें राज ठाकरे प्रमुख रूप से हैं, उनका ये कहना है कि यह सारा जो चल रहा है यह सब मुंबई को एक तरह से अदानी के हवाले करने की साजिश है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि केंद्र में भाजपा सरकार है ही है, राज्य में भाजपा सरकार है ही है। तो अब क्या चाहिए? सबसे जो नीचे का जो स्तर होता है जो प्रशासन में वो होता है बीएमसी यानी महानगर पालिका। तो अगर महानगर पालिका में भी भाजपा का शासन आता है तो अदानी के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी और इसी बात की ओर वह इशारा करते हुए दोनों ही वीडियो में कह रहे हैं कि अगर आपने बीएमसी में भाजपा की सत्ता को ला दिया तो आगे आपका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। उनकी बात में जो चिंता झलक रही है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि लगभग सारे राजनीतिक दल चिल्लाते बहुत हैं लेकिन अदानी के मामले में कोई कुछ कर नहीं पाता है। 2 साल पहले दिसंबर में ही 2023 में उद्धव ठाकरे ने भी धारावी में अदानी के खिलाफ एक विशाल मोर्चा निकाला था। उसके बाद से आज तक कोई भी बड़ा मोर्चा अदानी के खिलाफ कम से कम धारावी में तो नहीं निकला। उसके बाद कुछ समय बाद ही अदानी ने राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी जिसकी फोटो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। तो अदानी तो हर जगह जाते रहते हैं, कोई उनका विरोध करे तो भी वह जाते हैं, कोई समर्थन करे तो भी वह जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पवार उनके सबसे बड़े जो है संरक्षक हैं। शरद पवार ने तो खुलकर एक बार कहा भी था कि अदानी एक उद्योगपति हैं और उद्योग करना उनका काम है, हम उसमें बीच में क्यों पड़े। जब ये बात तब की है जब राहुल गांधी ने उन पर हमले तेज किए थे। तो कहने का मतलब बात कोई कुछ भी करे लेकिन अदानी को रोकना मुंबई में एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। कोई भी अदानी को रोकते हुए नजर नहीं आता। अदानी के हाथ में देखिए एयरपोर्ट है और पोर्ट है, बहुत सारे जो जमीनें हैं वो उनके कब्जे में है। यहाँ का एक हिस्सा जो है बिजली विभाग का, बिजली वितरण का जो काम है वो उनके हिस्से में है। तो इस तरह के जहां भी आप नजर उठाएं तो अदानी का आपको नाम दिखाई पड़ेगा। तो अदानी तो ऐसे सर्वव्यापी हो गए हैं कि आप जो है कोई भी सुविधा या कोई भी सेवा लेना चाहें तो आपको अदानी की जरूरत पड़ती है। तो अदानी का जो ये तथाकथित खतरा है जिसकी ओर राज ठाकरे इशारा कर रहे हैं, उसकी ओर कोई भी नागरिक कुछ कर नहीं पा रहा है या कोई भी नागरिक कुछ करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि सत्ता इस समय अदानी के साथ है। तो अदानी को रोकना सबके लिए कठिन होता जाता है। लेकिन ये बात तो है कि जो राज ठाकरे इस बहाने जो मराठी माणूस का मुद्दा उठा रहे हैं उस पर आज जो है बीजेपी ने भी कहा है कि इस तरह के इमोशनल मुद्दे उठाकर अपनी जो है स्थिति मजबूत करने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है
जो चिंता जता रहे हैं राज ठाकरे कि मुंबई में धीरे धीरे जो मराठी जो भाषी हैं वो कम होते जा रहे हैं। लगभग 35% ही मराठी भाषी अब मुंबई में रह गए हैं। उसकी वजह ये भी है सबसे बड़ी कि जो इमारतें बन रही हैं नई, जो झोपड़ों की जगह जो इमारतें बन रही हैं, तो जो झोपड़े में रहते हैं उन्हें तो 10-20% वाली जगह में ही शिफ्ट कर दिया जाता है। बाकी 70 से 80% जो जगह होती है वो कमर्शियल मार्केट में बेच दी जाती है। और जब कमर्शियल मार्केट में कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट या कोई जगह बेची जाती है तो जाहिर है वहां तो कोई भी आकर खरीद कर रहता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग जिनके पास पैसा है, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं, जो मुंबई में बसना चाहते हैं, वो इन फ्लैटों को खरीदते हैं और इसीलिए मुंबई की जो डेमोग्राफी है वो बहुत तेजी से बदल रही है। और इसी चिंता को वह राज ठाकरे दिखाते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनता नहीं है। हमें तो यही लग रहा है कि राज ठाकरे इन चीजों पर जो बोलते हैं उसको लेकर के कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं सुनता है। उनका केवल जो उत्तर भारतीय विरोधी जो चेहरा है वही लोगों के सामने नजर आता है। लेकिन यह सच है कि अदानी के इतने सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो काफी असहज हैं और जो सत्तारूढ़ भाजपा है वह तो उनके साथ है ही। इस तरह के आरोप राहुल गांधी बहुत समय से लगा रहे हैं और उन आरोपों में यह दम नजर आता है कि हर जगह आपको अदानी के ही प्रोजेक्ट या हर जगह अदानी की ही उपस्थिति क्यों दिखाई पड़ रही है। तो बहरहाल यह जो एक चुनावी मुद्दा हो सकता है क्योंकि आगे आने वाले बीएमसी चुनाव में विपक्षी दल कोशिश करेंगे कि भाजपा को सत्ता में न आने दिया जाए। उसके लिए इस तरह के मराठी के इमोशनल कार्ड खेलना तो शायद एक तरह से राजनीतिक आवश्यकता है या राजनीतिक मजबूरी है। इसके लिए दोनों जो ठाकरे बंधु हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। लेकिन इन मुद्दों के अगर आप दीगर जाएं, इन मुद्दों से अलग सोचें, तो यह सोचने का विषय है कि एक ही उद्योगपति हर जगह कैसे उपस्थित है। क्या मुंबई में जो यहाँ के पुराने जो बिल्डर हैं या पुराने जो उद्योगपति हैं वो कोई कमजोर हैं? वो भी तो मजबूत हैं, लेकिन उन्हें ऐसा क्यों नहीं मिलता कि उन्हें धारावी प्रोजेक्ट दे दिया जाए या उन्हें एयरपोर्ट बनाने की जगह दे दी जाए। जैसे नवी मुंबई में जो एयरपोर्ट बन रहा था वह अदानी को ही क्यों दिया गया है। तो अब ये जो राज ठाकरे ने जो दूसरे वीडियो में जो आरोप लगाया है यह तो बहुत गंभीर आरोप है क्योंकि वो जो सहार एयरपोर्ट का जो चंक है वो बहुत बड़ा चंक है और उसमें तो लाखों करोड़ रुपए की जो है संपत्ति जो है वो अदानी ग्रुप को मिल सकती है। अभी तो फिलहाल ये कयास ही है, ये आरोप ही है। इसमें कितनी सच्चाई आगे चलकर होगी हमें नहीं पता है, लेकिन निश्चित तौर पर भाजपा की कोशिश रहेगी कि मुंबई महानगर पालिका में अगर उन्हें विजय मिलती है तो मुंबई में विकास कार्यों को लेकर के जो भी फैसले लेने हुए वह उनमें कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन अगर विपक्ष आया, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे आए तो अदानी या अन्य इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। यही वजह है कि मुंबई जिसे सोने की खान कहा जाता है उस पर सारे राजनीतिक दलों की नजरें लगी हुई हैं। तो राज ठाकरे की इस बात को लोग अगर गंभीरता से नहीं सुन रहे हैं तो यह भी एक चिंता का विषय है क्योंकि मुंबई में जिस तरह से लगातार कंक्रीट का जंगल बढ़ता जा रहा है और यहाँ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वह चिंता का विषय है। आपको बता दें कि इन दिनों मुंबई में भी 200 AQI चल रहा है, यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो 200 चल रहा है, जो मुंबई के लिए एक अजीब बात है क्योंकि मुंबई में समुद्र देवता की वजह से हवा लगातार साफ होती रहती है। हमारे समुद्र देव हमारे शहर की जो गंदी हवा है, मुंबई की जो गंदी हवा है उसको हमेशा साफ करते रहते हैं, लेकिन अब शायद उनकी भी सहन शक्ति जवाब दे चुकी है और इसीलिए अब 200 AQI हो रहा है। दिल्ली और अन्य शहरों में तो
400-600 AQI हो रहा है, क्योंकि वहाँ इस तरह के जो जो कहते हैं ना कि फिल्टरिंग जो अरेंजमेंट होता है, नेचुरल फिल्टरिंग अरेंजमेंट, जैसे समुद्र की हवा होती है, वैसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। लेकिन कम से कम मुंबई में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 200 तक AQI पहुंच जाए। उसके लिए सबसे बड़ा दोषी इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है, जो चारों तरफ मेट्रो और बिल्डिंगें और एयरपोर्ट और तमाम जो निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण ये हो रहे हैं, उसकी जो धूल उड़ रही है, डस्ट जो हो रही है और इस तरह जो गंदगी फैली हुई है, उससे जो मुंबई के वातावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सोने की इस मुर्गी को हलाल करने की कोशिश में जो उद्योगपति लगे हैं, वह इस शहर पर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं और इसके लिए दोषी केवल वह उद्योगपति ही नहीं, यहाँ के राजनीतिज्ञ भी हैं, जो 30-30, 40-40 वर्षों से लगातार यहाँ पर सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते तो शायद राज ठाकरे को यह चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वह खुद भी एक्टिव रहते पिछले 15 साल से, तो वह एक्टिव है ही। अगर वह शिवसेना के समय से ही एक्टिव रहते तो शायद यह मराठी जो माणूस का मुद्दा है, उन्हें उठाने की जरूरत न पड़ती। प्रदूषण और अदानी की जरूरत जो मुद्दा उठाने की पड़ रही है, वो नहीं पड़ती। बहरहाल सब चेत जाएं तो अच्छा है, सारे राजनीतिक दल जो हैं वो सजग हो जाएं तो बहुत अच्छा है, मुंबईकरों का भला हो जाएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।